हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर CNG क्लास 12 पर। तो आज हम 12th क्लास के जो बायोलॉजी है आपका, जो 12th क्लास का बायोलॉजी है उसका हम VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूरे बुक से हम लाए हैं, लगभग 10 या 11 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाली है, जो आपका परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी समझ सकते हैं कि आपका रामबाण साबित होने वाली है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जो 2025 में जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका जो आपका लगभग फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपका ये 10 या 11 सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए आपको बहुत इसको चुना हुआ ऑब्जेक्टिव है, इसे आप इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, जो हमारे द्वारा गेस किया गया है। तो आपको इसलिए आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये सब जल्दी जितना जल्दी हो सके इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से अब क्या कीजिए, अभी वीडियो को जल्दी आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक अभी कर लीजिए, आप लोग लाइक कर लीजिए और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए वीडियो को, ताकि वो भी आ जाए जो आपको क्लास 12th में होगा। और चैनल को नए होगा तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी कर लीजिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आपको जब भी हम क्लास लें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इतना काम आप कर लीजिए और चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। क्या देखना स्टार्ट करते हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए चलेंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। ये सब क्वेश्चन आपको पूछा गया हुआ है, इसलिए आप आपको लाए हुए हैं। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। टिप्पणी लिखने का मतलब होता है जितना ज़्यादा आप जानते हैं जो अलैंगिक जनन के बारे में, उतना आप लिख सकते हैं। इसको कहते हैं टिप्पणी लिखना। तो इसी को देख रहे हैं, तो इसमें लिखा हुआ कि उत्तर किस प्रकार से लिखिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आपको आता है 2 नंबर में आ सकता है, या हो सकता है इसको 5 नंबर में भी आ सकता है। कितने में भी नंबर में आए तब वो किस तरह से लिखनी है, तो चलिए देखते हैं। 5 नंबर में आएगा तो जितना आप कोशिश करिएगा कि 1 से 1.5 पेज में आप लिखते हैं। 5 नंबर में आएगा तो ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। ये कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में जितना आप ज़्यादा लिखते हैं उतना अच्छा होता है। जो शॉर्ट क्वेश्चन आप 40 से 50 शब्द में लिख देते हैं, बस आपको मार्क्स मिल जाता है, आपको करेक्ट लिखते हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो जनन की वह विधि क्या है, जो आपका ये अलैंगिक जनन है। आप जानते होंगे कि जनन कितने प्रकार होते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको देखते हैं। तो इसमें है कि प्रजनन की वह विधि जिसमें 2 जीव अथवा जनन कोशिकाओं यानी रिप्रोडक्शन सेल का संयोग या संलयन हुए बिना कोई जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न कर देता है, अलैंगिक प्रजनन यानी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। या आप इतना समझ सकते हैं कि वैसे जीव जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति ही भाग ले उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन किसे कहते हैं नहीं, लेकिन आपको बता दे रहे हैं, लैंगिक जिसमें 2 प्राणी भाग ले, नर और मादा दोनों भाग लेगा तो उसको कहते हैं लैंगिक प्रजनन। और अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं, तो अलैंगिक प्रजनन कहते हैं जब इसमें सिर्फ एक व्यक्ति यानी जो एक होगा, जो जैसे 2 प्राणी होता है नर और मादा, इसमें एक प्राणी क्या होकर अगर अपने जैसे संतान अगर उत्पन्न कर दे रहा है तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन कहते हैं जब दोनों मिलने के बाद उत्पन्न करे। तो चलिए ये तो आप आसानी से समझ गए। और 2 नंबर में पूछा जाएगा तब इस प्रकार से लिखनी है। और अगर यही क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का आ जाएगा तो अभी जितना हो सके इसको बड़ा करने का प्रयास कीजिएगा। लिखिएगा कि यह प्रजनन की ऐसी विधि है जिसमें 2 जीवों अथवा जनन कोशिकाओं का संयोग यानी मिलन और संलयन, और मिलने से जो भी संतति बनती है और बिना ही कोई जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न कर देता है, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। यह प्रजनन केवल निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, यानी यह प्रजनन होता है जो सामान्य जो होते हैं, जो नेचर होते हैं, जो जीव यानी जंतु होते हैं उसको पाया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न संतानें, इस प्रकार जो उत्पन्न संतानें होती है वह ऑफस्प्रिंग्स यानी आकारिकीय रूप से क्या होती है, अनुवांशिकीय आकारिकीय रूप, और मोक्रोजोलिकली एवं अनुवांशिक रूप से यानी जेनेटिकली मातृजीव से समानता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण द्विखंडन और मुकुलन इसका उदाहरण है। आप जानते हो कि मुकुलन हमें बताया था जब हम 1 शॉट क्लास ले रहे थे, तो मुकुलन किसे कहते हैं, जब किसी जीव पर एक छोटा सा उभार बनता है जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, उसी को ही मुकुलन बोलते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए कि नहीं, आपको कमेंट लिखिए देख समझ गए कि नहीं। अगला क्वेश्चन पर चले कि इसी को आप समझाएं। तो चलिए इसका और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें जीवों में जो अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त अगर टिप्पणी के लिखने बोला जाएगा तब आप इतना लिख दीजिएगा। टिप्पणी लिखे बोला जाए तो अब आपको इतना लिखना है, लेकिन आपको सिर्फ पूछा जाएगा कि अलैंगिक जनन क्या होता है, यानी 2 नंबर में आए तो लिख दीजिएगा कि वैसे जनन जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति या संतान उत्पन्न कर सकता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, या जिसमें एक व्यक्ति भाग ले उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स यानी मिल जाएगा पूरा फुल मार्क्स।
अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, इतना आप लिख दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन में है 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन। इसको देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि मोनोकॉर्पिक फलों की साधारण परिभाषा दें। जो मोनोकॉर्पिक फल क्या होती है उसके बारे में बतानी है। जो मोनोकॉर्पिक फल जानते हो, जो मोनोकॉर्पिक फल यानी मोनोकॉर्पिक इसका भी पौधा होता है, इसमें फल बनते हैं। तो इसमें ये पौधे जो होते हैं, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं अपने जीवन काल में, जो आपका जीवन होता है, जो आपका देखता है, क्योंकि बहुत सारे जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। किसी का होता है कुछ मिनट से कुछ घंटे ही होते हैं, और किसी का होता है 1 से 2 दिन होते हैं, किसी का होता है 2000 से 3000 वर्ष तक भी होते हैं जीवन काल। यानी सभी जीव का जो होता है, जीव पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सभी का जीवन काल होता है अलग अलग होता है। जो जानते हैं कि मानव जीवन काल जैसे होता है 70 से 80 वर्ष, जो अब आधुनिक के दौरान हो चुका है। तो इसी प्रकार जो सभी का होता है जीवन काल अलग अलग होता है, इतना आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प धारण करते हैं, यानी एक बार ही वे फूल खिलते हैं और फल बनते हैं अपने जीवन काल में। अगर कितना भी उसका जीवन काल होगा, या कुछ मिनट हो, कुछ सेकेंड हो, या कुछ हज़ार, जितना भी उसका जीवन काल होगा, सिर्फ एक बार ही वो पुष्पित होगा, इस बार ही फल देगा, दोबारा नहीं देगा, तथा फल उत्पन्न करते हैं। जो क्या है कि ये जो पौधे होते हैं जीवन काल में एक बार ही फल उत्पन्न करें, तो उसे मोनोकॉर्पिक फल सबसे आसान भाषा है, सबसे इतना आसान आपको मिलेगा ना यहाँ पे, जो आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको जितना हो सके आपको रटने का नहीं, वो समझिए कर आप याद कर लीजिएगा, आपको आसानी से लिख दीजिएगा। जो भी पूछेगा आप अपने दिमाग से सेट करके लिख सकते हैं। तो इसे लिखिएगा कि ये पौधे अपने जीवन काल में होते हैं, पूरे अपने लाइफ में सिर्फ एक बार पुष्प धारण करते हैं और फल उत्पन्न करते हैं, और फिर मृत हो जाते हैं, और क्या फिर वह मर जाते हैं, उसके बाद वो कभी जीवित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए बता दें, कुछ उदाहरण में है जो पौधे इसी प्रकार के होते हैं। जैसे गेहूँ, आप गेहूँ को देखते होंगे। जैसे गेहूँ का जब एक बार जब गेहूँ बोया जाता है, और जब वो फिर से जब गेहूँ काटा जाता है, उसके बाद सिर्फ जो उसमें से गेहूँ जो होता है वह निकाल लिया जाता है, उसके बाद दोबारा वो गेहूँ नहीं देता है। यानी एक बार सिर्फ एक बार ही यानी पुष्प समझ लीजिए, जैसे कि पुष्प खिलता है और फिर उसमें फल बनता है, और फल हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद वो मृत हो जाता है, यानी दोबारा वो काम नहीं करता। उसी प्रकार से आप चावल में भी उसी प्रकार देखते होंगे कि एक चावल का दाना निकलता है, जो चावल लेने के बाद वह मृत हो जाती है। मूली भी वैसे ही होती है। मूली को भी हम जब रोप देते हैं और जब निकालते हैं तो उसके बाद वो दाना नहीं दे सकती। गाजर भी वैसे ही होती है, तो एक बार ही से फूस पैदा करते हैं। जैसे आपको गाजर रोपिएगा तो गाजर निकाल लीजिएगा, उसके बाद वो दोबारा फल उत्पन्न नहीं कर सकती है। और जैसे ये तो 2 नंबर समझ गए। अब कैसे लिखिएगा, जब आपको परीक्षा में आएगा तो लिखिएगा कि मोनोकॉर्पिक फलों की जो आपको लिखिएगा परिभाषा दे, मोनोकॉर्पिक फल क्या होती है। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मोनोकॉर्पिक फल क्या होती है, तो एक में दे देगा कि जैसे आपको एक में दे देगा कि एक बार पुष्प धारण, साल में एक बार पुष्प धारण करने वाला दे देगा। 2 नंबर में कि पूरा 1 माह में पुष्प धारण करने वाला, या कुछ भी दे देगा। तब लीजिएगा जो पूरे जीवन काल में जो एक बार पुष्प धारण करे उसे कहे मोनोकॉर्पिक फल। इतना आपको सिर्फ याद रखनी है, आपको पूरा समझ गए होंगे। और अगला क्वेश्चन 3 नंबर है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। जो अलैंगिक जनन जो भी संतति उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्लोन क्यों कहते हैं। जैसे आपको एक बार पूछा गया था, आपका 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह सवाल था कि क्लोन किसे कहते हैं, क्लोन। तो इसी में आपको क्लियर हो जाने वाली है कि अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न हुई संततियाँ होती है उसको क्लोन क्यों कहते हैं। तो ये भी आपको जानने को मिलेंगे, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं आपको पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। बिना पूछा हुआ हम क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहे हैं, सबको जो भी इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है वही क्वेश्चन आपको सिर्फ दिए हैं। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहते हैं, यह क्वेश्चन है। तो क्यों कहते हैं चलिए बताते हैं। आकारकीय व आनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। जो आकारकीय होते हैं, अपने आकार शरीर के आकार से, और जो अनुवांशिक जब उनका जन्म हुआ होता है, तो आकारकीय और अनुवांशिक रूप से जो एक समान, जो एकदम दिखने में सेम होते हैं, एक समान जो जीव होते हैं उसी को क्लोन कहते हैं। यानी आकारकीय यानी शरीर से और अपने मानसिकता, और अनुवांशिक जिस प्रकार वे समान हो उसको कहे क्या, उसको कहे हम लोग क्लोन। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति क्लोन व आकारकीय रूप से अपने जनक के एकदम समान होती है, अतः इसे क्लोन कहते हैं। समझिए क्लोन कैसे कहते हैं। जो भी जीव आकारकीय तथा अनुवांशिक रूप से समान हो उसे क्लोन कहते हैं। सबसे आसान, जितना आप आसान हो सका है उतना आपको आसान डिफिनेशन लाकर दे रहे हैं। और चलते हैं अगला क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में आप समझ गए। और चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो सबसे आसान क्वेश्चन में से 4 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपरागण के लाभों को लिखिए। आप जानते हैं कि जो आपका स्वपरागण होता है, पर परागण होता है, स्वपरागण का भी लाभ होता है। स्वपरागण किसे कहते हैं, जैसा स्वपरागण किसे कहते हैं जानते हैं। सिर्फ स्वपरागण होता है जब किसी पुष्प का जो स्थानांतर होती है, वह जब पुष्प का स्थानांतर एक पुष्प पर ही होता है, यानी वो दूसरे पुष्प पर जाकर नए स्थानांतर करते हैं, दूसरे का स्वपरागण। यानी वैसा पुष्प जिसका एक पुष्प पर जो परागण होगा, जिससे आपको ये आपका पुष्प होगा, समझ लीजिए ऐसा कि हम पुष्प नहीं बनाए, ऐसा पुष्प हो गया। यहाँ पर जो भी स्थानांतर होगा, जब स्थानांतर होगा वह दूसरा पुष्प होगा, तो इस यहाँ तो जाएगा और यहाँ पर कुछ निर्माण होगा, यहाँ पर निर्माण होगा, तो इसको क्या इसको क्या पर परागण, यानी दूसरे पर चल गया। लेकिन जो हो इसके बाद क्या होगा, आपका जो इसी पौधे पर जो भी आपका होगा, इसी पौधे पर जो भी क्रिया होगा, इसके बाद यही
पर फल बनेगा, यहीं पर संतति बनते हैं, या कोई भी इस पर अगर इस पर किसी प्रकार हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, स्वपरागण। तो इसमें बोला जाए स्वपरागण के लाभ बताइए। इसमें हानि भी होता है, सब जानते होंगे, सब कुछ का लाभ और हानि बराबर होती है। तो इसमें लाभ बताने को कहा जा रहा है। लाभ है कि स्वपरागण के निम्नलिखित लाभ है, इस प्रकार लिख दीजिएगा। ये भी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। जितने भी आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे जो आपको सिर्फ बार बार पूछे गए हैं और हमेशा पूछे ही जाते हैं, लगातार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। इसलिए आप लोग इस सब क्वेश्चन को जितना हो सके कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो स्वपरागण के लाभ किस प्रकार लिखने हैं, लिखिए। स्वपरागण के लाभ जो है निम्नलिखित है। स्वपरागण पौधे की विशिष्ट जाति को बनाए रखते हैं तथा जीन के मिश्रण को रोकता है। जो स्वपरागण के जो पौधे होते हैं वे विशिष्ट, जो भी जाति के जो विशिष्ट जो पौधे होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको अच्छा बनाए रखते हैं, उनको ख़राब नहीं होने देते हैं। स्वपरागण की यह सबसे अच्छा लाभ है। जो जीन के मिश्रण को भी रोकता है। जो जीन होती है, जो बहुत सारे अलग प्रकार के जीन होते हैं वो एक लंग इकट्ठित होने से भी रोकते हैं। ये भी उनके खास वजह, यानी वो भी इनका लाभ है। और दूसरा नंबर है कि परागण के अवसर अधिक होते हैं। जो परागण के होते हैं यानी स्वपरागण के अवसर अधिक होते हैं, अवसर अधिक यानी बहुत बार इसको स्वपरागण किया जा सकता है, लेकिन परपरागण के होते हैं अवसर कम होते हैं। ये सब आपका स्वपरागण क्या है, ये सब आपका स्वपरागण का लाभ है। ये सब आपको जानना जरूरी था, इसलिए हम आपको ये भी क्वेश्चन ला दिए थे कि स्वपरागण का लाभ किसे कहते हैं। तो लाभ भी आप समझ गए कि स्वपरागण के लाभ कौन कौन सी है। एक बार कि स्वपरागण के जो पौधे होते हैं वे विशिष्ट जाति को बनाए रखते हैं तथा जीन के मिश्रण को भी रोकते हैं। जीन का जो मिश्रण होना हो जाए उसे रोकते हैं। और परागण के अवसर भी अधिक होते हैं, यानी इसको कभी भी किया जा सकता है, इसके अवसर ज़्यादा होते हैं। और चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आप 5 पर देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन में है का इसमें है आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। ये आपका आता है 5 नंबर में। इतना आपको फिक्स है कि ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में ही आने वाली है। तो 5 नंबर जब आपका तो इसको लिखिए कैसे, तो वह देखते हैं। तो जैसे शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में आपका अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो अभी इसका लिखा जाएगा कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर जो क्या है, निम्नलिखित है। इस प्रकार हमेशा लिखनी है, निम्नलिखित है। और आपका ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 को हम आपको अंतर बताएंगे। आप 3 भी लिख दीजिएगा तो फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। तो चलिए हम इसको अंतर किस प्रकार का, अब समझे शुक्राणु जनन किसे होते हैं। जो शुक्राणु होते हैं वे नर में बनते हैं, जो अंडाणु होते हैं वे मादा में बनते हैं। तो शुक्राणु जो अंडाणु जनन में अंतर, यानी इसमें अंतर क्या है, दोनों मिलने से क्या होता है, संतति की उत्पन्न होते हैं, संतान की उत्पत्ति होती है। तो शुक्राणु जनन और देखते हैं क्या, अंडाणु जनन, इसमें अंतर आपको बतानी है। जो आपको अंतर कितने बार पूछा गया है इसका कोई गारंटी नहीं, समझिए बहुत बार पूछे गए हैं। ये आपको याद कर लीजिए, जरूरी है, नहीं तो आपको टकरा जाएगा, तो आपको याद नहीं होगा तो फिर आपको मार्क्स में दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहला नंबर अंतर है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया वृषण में होती है। जो शुक्राणु जनन की जो भी प्रक्रिया, यानी जो भी इसका काम होगा वह वृषण में ही होती है, लेकिन जो अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वह अंडाशय में होती है। सबका अपना जनन, अगर पुरुष में हुआ तो वृषण में ही काम करेगा, और अगर अंडाणु जनन है यानी होगा तो आपका अंडाशय में, जो इसका अंडाशय होगा उसमें ही काम करेगा। तो ये सब फिक्स है कि इसका तो अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ क्या है डिफरेंस है, क्या अंतर है, वही आपको बतानी है। तो इसमें क्या शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया वृषण में होती है, ये सबसे पहला अंतर यह है कि जो भी शुक्राणु जनन में जो भी क्रिया होगी, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, इसको अंत तक शुरू से लेकर अंत तक जो भी प्रक्रिया होगी वह वृषण में ही होगी। लेकिन अंडाणु जनन में जो होगा, जो अंडाशय जो भी प्रक्रिया होगी वह अंडाशय में ही होती है। और 2 नंबर अंतर है, वृद्धि प्रायः छोटी होती है। जो भी वृद्धि इसमें होती है, जो भी विकास होती है बहुत छोटी, इतनी छोटी इतनी होती है कि इनके काम करने में बहुत परेशानी होती है, बहुत छोटी होती है। वृद्धि अवस्था यानी बड़ा होने की साइज इनको बहुत छोटा होता है, और वृद्धि प्रावस्था बहुत लंबी होती है इनकी अपेक्षा। और ये आपका अंडाणु जनन होता है वह शुक्राणु जनन की अपेक्षा होती है बहुत लंबी इसकी प्रावस्था होती है, यानी समय होती है। और 3 नंबर आपका अंतर है कि यह एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण करती है। जो एक प्राथमिक कोशिका होती है, जो सबसे पहला कोशिका होती है, वे अपने शुक्राणु, आप शुक्राणु समझते हैं, जो सबसे पतला, जैसे आप ये देख रहे हैं, इसको आपको ऐसे पतला शुक्राणु होता है जो बहुत तेज़ गति से चलते हैं। इसी प्रकार से आप समझिए, ऐसे पूरा ऐसा समझ लीजिएगा, ऐसे शुक्राणु होते हैं, ऐसे इस प्रकार शुक्राणु होते हैं जो तेज़ गति से चलते रहते हैं। और शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तभी एक क्या कहता है, एक तो इस प्रकार से बनता है। इसमें एक शिशु रहता है, इसमें आपको शिशु रहता है, जिसमें आपको इस प्रकार शिशु रहता है। इसका ही कुछ पहर होते हैं जिसमें आपको कुछ 7 जो होती है ना, इसमें बहुत सारे प्रक्रियाएं होने के बाद ये पूर्ण हो पाती है। तो इस प्रकार से कुछ होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को शुक्राणु जनन और इसी को हम अंडाणु जनन बोलते हैं। तो इसको अंतर आपसे लिखना है, तो अंतर किस प्रकार से लिखिएगा ना, तो 2 नंबर और 3 नंबर अंतर समझ गए। और 3 नंबर में अंतर में भी है कि यह एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका, एक अंडाणु का 3 लेपिकाओं का निर्माण होता है। और स्पेक्ट्रमिडस के कायांतरण
से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यानी स्पर्मेटोमीटर एक प्रकार का जो यंत्र होता है जिसका यंत्र से शुक्राणु का निर्माण होता है, और अंडाणु में कोई कयांत्र नहीं होता है। अंडाणु में कोई भी कयांत्र नहीं होता है। ये सब आपको कुछ अंतर था। अब चाहे तो क्या कीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं, जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा होने वाले। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है आपको जल्दी से जल्दी याद कर ही लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 नंबर है कि गर्भ निरोधक किन्हें कहते हैं। क्या क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक, जो गर्भ में जो इस शिशु जो जगह पल उसमें आपको किस प्रकार से रोक सकते हैं, गर्भ निरोधक। यानी इसके गर्भ निरोधक की कई गोलियां भी बनाई गई हुई, इसके गोलियां का नाम निम्नलिखित आपको हम वो भी बताएंगे। तो कुछ गोलियां होती है जिसको कारण गर्भ में निरोध होने से रोक सकते हैं। तो गर्भ निरोधक किन्हें कहते हैं, किससे कहते हैं, यह भी आपको बतानी है। और जो का स्त्रियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किन्हीं 2 गर्भ निरोधक का नाम बताएं। जो स्त्री उपयोग करती है गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में, किस गोलियों का उपयोग करती है उसके बारे में भी आपको बतानी है। ये भी आपको 5 नंबर में ही पूछे जाने वाली है। 5 नंबर, 2 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। सिर्फ आश्रय गर्भ निरोधक किसे कहते हैं, ये 2 नंबर में आ सकता है। या हो सकता है किन्हीं 2 सिर्फ गोलियों का नाम बताए। इतना नंबर क्वेश्चन नहीं आता है, इतना आपको फिक्स है। इतना आपको क्या आने वाली है, 5 नंबर में ही क्वेश्चन आने वाली है। तो 5 नंबर में ही आपको लिखनी है। और क्या है इसका पूरा आंसर हम चलिए देखते हैं आंसर क्या हो जाने वाली है। तो आंसर आपका प्राकृतिक तथा यांत्रिक विधियों द्वारा, प्राकृतिक और यांत्रिक जो विधि द्वारा होता है निषेचन को रोकना, प्राकृतिक या यांत्रिक द्वारा निषेचन को रोकना तथा गर्भ निरोधक कहलाता है। जो प्राकृतिक हो या यांत्रिक, दोनों विधियों के द्वारा हम निषेचन को क्या कर रहे हैं, यानी रोक रहे। निषेचन किसे कहते हैं, जब नर युवक और जब मादा युवक का जब संलयन होता है उसी को निषेचन कहते हैं। तो प्राकृतिक तथा यांत्रिक जो विधि होगा, यानी प्राकृतिक होगा जो बिना यंत्र के किया जाएगा, जो यंत्र के किया जाएगा उसको कहते हैं क्या, यांत्रिक। तो या प्राकृतिक और यांत्रिक विधियों द्वारा निषेचन को रोकना, निषेचन को रोकना क्या कहलाता है, आपका गर्भ निरोधक कहलाता है। तथा गर्भ निरोधक होगा द्वारा अंडे तथा शुक्राणु के संलयन को भी रोका जा सकता है। तो अंडे और शुक्राणु जब संलयन करे उसको भी रोका जा सकता है। इसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 2 गर्भ निरोधक गोली का भी नाम इस प्रकार, यानी इसमें 2 क्वेश्चन को मिलाकर ये 5 नंबर बनाया गया था। एक क्वेश्चन था आपका कि गर्भ निरोधक किसे कहते हैं, और एक था आपका स्त्रियों द्वारा, या फिर गलत लिखा गया है इसको, स्त्रियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले किन्हीं 2 गर्भ निरोधक गोलियों के नाम लिखने को बोला जाता है। तो इसमें नाम क्या इस प्रकार था, नाम से लिखते हैं, नाम भी 2 आपको बोला जा रहा है, लेकिन आपको लिख देनी है किस प्रकार से लिखना है कि आपको गर्भ निरोधक गोलियाँ कैसे लिख दीजिएगा। गर्भ निरोधक गोलियाँ को रोजाना खाना पड़ता है जिनसे मादा में अंडोत्सर्ग नहीं होता है। क्या था आपका, सबसे पहला था आपका कि गर्भ निरोधक गोलियाँ आप इसे लिख दीजिएगा, और इसको लिखिएगा कि रोज़ खाना पड़ता है। ये गर्भ निरोधक जो गोलियाँ होती है वो आपको प्रतिदिन खाना पड़ता है, तभी आपको ये ठीक तरीके से काम कर सकता है। और एक गोली का नाम भी है जो डायफ्राम है, एक होता है सहेली भी होता है, जो गोली का नाम होता है गर्भ निरोधक गोली का नाम। 2 नाम आप याद कर लीजिए, एक होता है डायफ्राम और एक होता है सहेली नाम की गोली। जो सहेली जो होती है वो साप्ताहिक, सप्ताह में सिर्फ 1 दिन ही खाया जाता है। तो रोज़ खाना पड़ता है जिससे ज़्यादा मादा में अंडोत्सर्ग का निर्माण नहीं होता है। इन गोलियों से केवल अंडोत्सर्ग नहीं हो सकता और रजो चक्र का स्त्राव गर्भाशय की दीवार से अस्तर उतरना सामान्य रूप से होता रहता है। और डायफ्राम के बारे में जो जानते हैं, इसे डॉक्टर द्वारा गर्भाशय के मुख्य सर्विक्स पर फिट तन निगाह जाने के जिससे शुक्राणु सर्विक्स नलिका में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो ये था आपका कुछ डायफ्राम और सहेली जो गोली होती है वह साप्ताहिक खाई जाती है। सबको ध्यान रखनी है। गर्भ निरोधक गोली किसे कहते हैं, तो ये समझिए जो प्राकृतिक तथा यांत्रिक विधियों द्वारा निषेचन को अगर रोक रहे हैं तो उसको कहते हैं गर्भ निरोधक गोली। अब बहुत एक लाइन में आपको स्पष्ट हो गया। तो ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका है कि किसी 4 यौन संचारित रोग के नाम लिखें, उनके कारक रोगाणुओं के साथ लिखें। यानी इसमें कुछ 4 जो है किसी 4 यौन से संचारित से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसमें उसी का किसी 4 का आपको नाम बतानी है। जो आपको लगभग ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में इतने बार पूछे गए ना, इसका कोई हद ही साफ नहीं है। बहुत बार पूछे गए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो धड़ाधड़ हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उत्तर किस प्रकार उत्तर लिखिएगा कि यौन संचारित रोग एवं कारक, इस प्रकार लीजिएगा उत्तर। और एक नंबर दीजिएगा इसी प्रकार 1 नंबर, और लिखना 2 नंबर से दीजिएगा और लिखना स्टार्ट करिएगा। और किस प्रकार से लिखिएगा, इस प्रकार से लिखिएगा। आपको एक में लिखिएगा एड्स, बी में लिखिएगा हर्पिस सिप्लेक्स वायरस, सी में लिखिएगा सिफिलिस ट्रेपनोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया, डी में लिखिएगा गोनोरिया।
इसमें आता है एड्स में आता है आपने हाइस्मोन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी आपको इसका फुल फॉर्म है। और इसमें जो होता है आपका नेसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया। ये सब आपको क्या होता है कि 4 यौन संबंधी रोग का नाम लिखने को बोला जा रहा है। 4 आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा, 4 लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा 2 नंबर का। 2 नंबर का पूछेगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। क्या क्या था, जो यौन संचार से जो रोग उत्पन्न होते हैं वह आता है आपका एक एड्स होता है, एक हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होता है, एक सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया होता है, एक होता है आपका गोनोरिया यानी नेसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया, ये होती है। यानी आप ये क्वेश्चन भी समझ गए। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 7 है कि 7 भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद कर लीजिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपको जितना हो सके हम आसान डिफिनेशन दिए हैं। तो रक्त के कार्य बताइए, ये था आपका क्या क्वेश्चन नंबर है आपका कि रक्त का जो क्या क्या कार्य होती है ना, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो रक्त का जो कार्य होती है वो होती है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये तो आप 9th और 10th में होंगे तो ये पढ़े होंगे कि रक्त क्या होती है, एक तरल संयोजी ऊतक होती है जिसका pH जो मान होता है वो 7.4 होता है, और जो एक अम्लीय नहीं क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय। 7.4 इसका क्या होता है, मान होता है, और क्षारीय होता है। pH मान 7.4 होता है और क्षारीय बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको pH मान में पूछा जाता है तो आपको 7.4 होती है, वो आपको याद रखनी है। 7.4 इसका क्या होता है, pH मान होता है, ये आपको हमेशा याद रखनी है, ताकि आपको सिर्फ इसी बोर्ड एग्जाम में नहीं, बहुत बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि सब pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। एक वयस्क मानव में औसत 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना रक्त होता है, एक अगर जो स्वस्थ मानव है, स्वस्थ मनुष्य है, तो उसमें 5 से 6 लीटर यानी रक्त यानी खून होगा, इतना आपको उसमें निश्चित है। तो रक्त के जो कार्य इसमें पूछा है, रक्त के कार्य कुछ बेसिक जानकारी तो आपको ले दी है कि मानव में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, और ये हमेशा क्षारीय होता है, और इसमें pH मान 7.4 होता है। ये सब आपको जानना ज़रूरी है, ये सब आपको हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, आपको अलग से दिमाग में फिट कर लीजिएगा। और रक्त के जो कार्य है वे एक एक करके रक्त के कार्य के क्या चीज़ का काम करता है वो भी देखना स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर में है कि यह शरीर का तापमान बनाए रखता है। यह शरीर का टेम्परेचर होता है, उसको कम या ज़्यादा में करने में उसको सहायता करते हैं। ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको नियंत्रित करने वाला काम रक्त ही करता है। यह शरीर का तापमान वो बनाए रखता है। और 2 नंबर में है कि रक्त में फाइब्रिनोजन पाया जाता है। रक्त में क्या होता है, फाइब्रिनोजन पाया जाता है, जो शरीर के किसी बाहरी भाग के कट जाने पर रक्त थक्का बनाने में मदद करता है, जिससे रक्त का बहाना रुक जाता है। तो रक्त का ये भी कार्य होता है कि रक्त में जो फाइब्रिनोजन जो पाया जाता है उसके कारण जो होता है रक्त की किसी भी, जैसे आपको ये समझ लीजिए कि ये आपका कुछ हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। जैसे आपको ये समझ लीजिए कि आपको इतना आपको हम पढ़ाना तो नहीं आ रहा है, लेकिन आपको हम प्रयास कर रहे हैं पढ़ाने का। जैसे आपको समझ लीजिए कि ये आपका शरीर है, ये आपको समझ लीजिए शरीर है, आपको अच्छा नहीं बना पा रहा है इसके लिए सॉरी, इसके लिए आप ये शरीर है। और यहाँ पर जैसे आपको समझ लिया कि ये जो आपका अंग है, ये आपका अंग, ये आपको कट गया, तो ये सब हमेशा खून निकल रहा है, ये सब खून निकल रहा है, क्या कीजिएगा, इसको रक्त के थक्का बनाना पड़ेगा। तो ये आपका काम किसका होता है, फाइब्रिनोजन का होता है, जो आपका रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है, ताकि आपको रक्त जो बहना रक्त का जो बहाव होता है वो रुक जाए। तो ये भी काम करता है किसका, फाइब्रिनोजन काम करता है, जो रक्त के जो भाग जो कोई कट जाने, शरीर का कुछ भाग कट जाने पर जो रक्त लगातार निकलते रहते हैं, उसके लिए थक्का बनाने में यानी उसको रोकने में कार्य करते हैं, जिससे रक्त का बना रुक जाता है। यही इसके कारण, तो फाइब्रिनोजन के कारण ये नहीं होगा तो नहीं रुक सकता, जिसके कारण उनकी डेथ भी हो सकती है। और 3 नंबर में है कि रक्त में पाया जाने वाला RBC रक्त में 2 तथा CO2 का स्थानांतरित करने का कार्य करती है। करने का कार्य कौन करती है, तो ये आपका RBC तथा O2 और CO2 का स्थानांतरण करने का कार्य रक्त ही करती है। रक्त में पाया जाने वाला WBC शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है। जो सभी संक्रमण जो होती है एक दूसरे से दूसरे दिन में फैलता है जो रोग, उससे भी यह रक्षा करती है। तो ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका 8 नंबर में है आपका कि RNA के प्रकारों को लिखे। जो भी आपका RNA का जो प्रकार होता है, RNA के जो आपका प्रकार कुछ प्रकार होते हैं, ये भी आपको बहुत तरह पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको भी आपको जाना ज़रूरी है। तो इसका कितने प्रकार होते हैं वो देखते हैं। तो प्रकार होती है आपका, एक होती है आपका mRNA, tRNA और दी है rRNA। ये सब का कुछ RNA का प्रकार होता है, जो इसको हम देखते हैं, इसको हम मैसेंजर कहते हैं, इसको आप ट्रांसफर कहते हैं, इसको आप रिबोसोम कहते हैं। तो यह DNA के कोड को ग्रहण कर उसे अमीनो अम्ल के रूप में डिकोड करता है। यह क्या करता है कि mRNA करता है, यह DNA के कोड को ग्रहण कर लेता है, सबसे ग्रहण कर लेता है और उसे अमीनो अम्ल के रूप में डिकोड करता है। और एक tRNA का कार्य होता है, इसे विलय RNA भी कहते हैं, इसे विलय RNA भी कहते हैं। यह राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, यह सबसे छोटा RNA अणु होता है। और rRNA क्या होता है, यह rRNA होता है, यह सबसे स्थिर प्रवृत्ति का RNA है, जो राइबोसोम से
लगा रहता है। यह तीनों प्रकार के आरएनए में सर्वाधिक क्रियाशील रहता है। तो ये था आपका कुछ आरएनए का प्रकार था जो आपने बता दिया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो कई अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 9 है। डीएनए और आरएनए के बीच प्रमुख अंतर बताइए। ये आपको अंतर स्पष्ट करने का क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क्स का ही आता है। इतना आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 5 मार्क्स में ज़्यादा अंतर ही वाला कोई क्वेश्चन आता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क्स में आएगा। क्यों? क्योंकि यह बहुत छोटा क्वेश्चन होता है। इतना छोटा में 5 मार्क्स नहीं दे सकता, इसलिए 2 मार्क्स में ही आप पूछेगा कि डीएनए और आरएनए में कुछ अंतर है जो आपको बतानी है। तो किस प्रकार से लिखिएगा उत्तर में लिखिएगा डीएनए और आरएनए के बीच निम्नलिखित अंतर है। हमेशा आपको यही लिखा जाता है कि निम्नलिखित अंतर है। ये आपको तो शुरू से पढ़ना आता है। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचा लिखा गया है। देखते होंगे कि बहुत बच्चों को निम्नलिखित और उपयुक्त का मतलब होता है जो ऊपर लिखा जाता है उसको कहते हैं उपयुक्त। तो डीएनए और आरएनए के बीच जो प्रमुख अंतर है वो इस प्रकार है। डीएनए और आरएनए इसमें आपको अंतर क्या है, तो इस सबसे पहला अंतर है इसमें क्राइटोसिन और एडेनिन, थाइमिन तथा जीनिन का नामक नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन तथा जीनिन का नामक नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ये ऊपर डीएनए में पाए जाते हैं। और आरएनए में होता है इसमें जीनिन और एडेनिन, साइटोसिन तथा यूरासिल जैसे नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। सब में अलग अलग कुछ तत्व यानी कुछ होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते, यहाँ पर डिफरेंट होता है। और 2 नंबर में यह होता है कि यह डबल बेलिकल संरचना होती है। इसकी क्या होती है, डबल बेलिकल संरचना डीएनए की होती है। और आरएनए की यह सिंगल धागे के समान का संरचना होती है। यह सिंगल धागा होता है और यह डबल बेलिकल की संरचना होती है। ये इसमें 2 ही अंतर इसमें होते हैं डीएनए और आरएनए के बीच। क्या होता है कि इसमें होती है इसमें साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन और गुआनिन की नामक नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। और इसमें सिर्फ गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन और यूरासिल जैसे नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। इसमें कुछ इसमें भी कमी है और इसमें भी कमी है। और एक अंतर होता है कि यह डबल बेलिकल की संरचना होती है और यह सिंगल धागे के समान की संरचना होती है। तो ये था आपका 9 नंबर क्वेश्चन में कुछ अंतर आपको बतानी थी। और एक है 10 नंबर क्वेश्चन जो आपको बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि लामार्क तथा डार्विन के सिद्धांतों को विवेद करें। तो एक लामार्क थे जो वैज्ञानिक थे और एक डार्विन वैज्ञानिक थे। दोनों में कुछ इसमें प्रयोग किए, खोज किए और अपने अंतर कुछ आविष्कार करके गए। जो लामार्क और डार्विन के सिद्धांतों का जो अंतर है वह इस प्रकार लिख दीजिएगा। और एक तरफ लिख दीजिएगा कि लामार्क का सिद्धांत, एक तरफ लिख दीजिएगा आपका डार्विन का सिद्धांत। तो लामार्क का सिद्धांत है कि लामार्क का मत था कि जिराफ के पूर्वजों की गर्दन छोटी थी। लामार्क यह पता लगाए थे कि जो भी जिराफ थे उनको पूर्वज, जिराफ का जो पहले का पूर्वज हो जो बड़े बड़े जिराफ थे उसको क्या थे कि उनको जिराफ का जो गर्दन था वह वे भोजन हेतु पेड़ों की पत्तियां तक पहुंचने का प्रयास में लगे थे। लामार्क का मत यानी लामार्क का कहना था कि जिराफ के पूर्वजों की गर्दन छोटी थी, बहुत छोटी थी, इतनी छोटी थी कि वे पेड़ को टहनियों को नहीं खा पाते थे तथा वे भोजन हेतु पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने का प्रयास करते थे। उनको भोजन नहीं मिला था इसलिए वह पेड़ों की पत्तियों को जितना हो सके उसको पहुंचने का प्रयास कर रहे थे उसको खाने के लिए। और डार्विन का जो अंतर था, डार्विन में अंतर था, किंतु डार्विन का जो मत था कि हाँ जिराफ जो होती है, जिराफ के पूर्वजों की गर्दन की लंबाई भिन्न थी, यानी हमेशा वह समाती कितना कि वह टहनियों की पत्ती तोड़ के खा सकते हैं। लंबाई में भिन्नता के कारण थी। लंबाई में जो भिन्नता थी वह विभिन्नता के कारण थी। यह विभिन्नता वंशागत है यानी सभी वंश चलने वाली विभिन्नता थी। और 2 नंबर में आपका अंतर था कि लामार्क ने कहा कि बाद में वंशजों के जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। लामार्क ने पता लगाया कि जो बाद में सभी वंश का जो जिराफ था वह गर्दन अपने आप ऑटोमेटिक लंबी हो गई तथा वे पूर्वजत भोजन हेतु पत्तियों तक पहुँचने की चेष्टा करते रहे और वह आसानी से पहुँचने लगे। लेकिन ये डार्विन का जो मत था वह यह था कि इसके विपरीत हमेशा एक दूसरे के विपरीत ही होता है। इसके विपरीत था कि डार्विन का मत यह था कि प्रतिस्पर्धा एवं प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले थे वे सबसे क्या था कि इसके विपरीत यानी ये जो लामार्क के विरुद्ध डार्विन का था, इसके विपरीत डार्विन का मत था कि प्रतिस्पर्धा एवं प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले थे। और 3 नंबर में अंतर है कि लामार्क के अनुसार आधुनिक जिराफ की गर्दन एक्स हो गई और जिराफ के शेष रह गए, किंतु डार्विन ने कहा कि स्पर्धा के पश्चात केवल लंबी गर्दन वाले जिराफ ही कायम रह गए। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये सब आपका 5 नंबर में क्वेश्चन में पूछे जाएंगे जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो हम छोड़ भी सकते हैं। तो ये था कितना 10 हमने
लगभग 10-11 क्वेश्चन था आपका, पूरा 11 क्वेश्चन हमने बताए थे, जिसमें आपको बहुत ही सब VVI क्वेश्चन थे। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा और आप निश्चित रूप से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये हो सकता है आपको एग्ज़ाम में आ जाए। हमने खुद से पूरा बुक से चुनकर आपको लिए क्वेश्चन लाए हुए थे, ताकि हमको इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए हम आपको करवा दिए थे। तो आपको ये क्या आज का क्लास कैसा लगा, एक में कमेंट में लिख दीजिएगा। आपको कमेंट हम खुद से पढ़ते हैं कमेंट आपका, तो कि आप क्या-क्या लिखते हैं, तो इसलिए आपको कमेंट थोड़ा कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।